नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तराखंड के पौड़ी में दौरा किया है और उत्तराखंड के पौड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। सीएम योगी ने यहां पर ईद का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। सीएम ने यह भी कहा कि 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहां कहीं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई है। सड़कें हमारी आवाजाही के लिए बनी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी की आस्था का सम्मान है, लेकिन इसके लिए दूसरे को परेशानी हो, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब सीएम योगी ने 1 लाख से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारे जाने का भी यहां से जिक्र किया और कहा ऐसा संवाद से ही हो सकता है। जो संवाद से नहीं मानेगा फिर उसके लिए कानून का सहारा लिया जाएगा। तो 2 बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर ईद को लेकर के कि कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई और यह सब आपसी संवाद से संभव हुआ है, और दूसरा लाउड स्पीकर को लेकर के भी पिछले दिनों आपने देखा जो विवाद था, उस विषय का जिक्र भी उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हालांकि मौका था, यमकेश्वर पहुंचे हुए थे गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन सीएम योगी ने आस्था को सम्मान देते हुए यह कहा, लेकिन कानून को जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्ती से भी निपटा जाएगा। तो सड़कों पर नमाज ना पढ़े जाने को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, कभी नहीं हो सकता है। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है, और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने की पक्षधर हैं। हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए और आस्था का सम्मान सरकार भी करती है, लेकिन आस्था के साथ साथ दूसरों को परेशानी ना हो इसका ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और इसलिए आपसी संवाद से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि 25 करोड़ की आबादी है, इसलिए आप ईद के पर्व पर आप देख रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई है और यह सब आपसी सामंजस्य से संभव हो पाया है। लाउड स्पीकर का भी उन्होंने साथ में जिक्र किया कि किस तरह से जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको उतारा गया, या फिर जहां पर इन लाउड स्पीकर्स को नहीं उतारा गया है वहां पर उनकी आवाज को कम किया गया है। और यह जरूरी है कि एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी आप देखें तो सभी की आस्था का सम्मान होना भी जरूरी है और इसमें किसी की आस्था को कोई ठेस भी ना पहुंचे और उस आस्था से किसी दूसरे को किसी तरीके की परेशानी ना हो, यही सरकार का कर्तव्य है और वो सरकार की तरफ से किया गया। तो अब आस्था को सम्मान की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं और जो नहीं इन नियमों को मानेगा उसके खिलाफ ही शासन सख्ती से निपटेगा, इस बात को भी यहां पर मुख्यमंत्री ने साथ में जोड़ा है। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चूंकि इस समय आप देख रहे हैं कि तरह तरह की जो घटनाएं हैं या भी जो चर्चाएं हैं वो लगातार विगत दिनों आपने देखी और कई सवाल इसको लेकर के उठते रहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम स्थितियां हैं उसको नियंत्रण में कैसे किया जाएगा। हालांकि चाहे रामनवमी हो, चाहे फिर ईद का त्यौहार हो या फिर अन्य त्यौहार इस दरमियान पड़े हों, उन सभी में उत्तर प्रदेश के अंदर कमोबेश जो स्थिति है वो सामान्य रही और इसलिए मुख्यमंत्री ने इन बातों का जिक्र उत्तराखंड के अंदर भी किया है कि यह जरूरी है कि आस्था के साथ साथ दूसरों की परेशानी का भी ख्याल रखा जाए और इसलिए किसी को भी उसकी आस्था को मनाने में पूरी छूट है, लेकिन उससे दूसरे को समस्या ना हो, इस बात को मुख्यमंत्री ने यहां पर पुरजोर तरीके से कहा है। और आज भी आपने देखा, चूंकि आज पूरे देश के अंदर ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर आप जानते हैं एक तो सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और उसमें भी आप देखते हैं कि किस तरह से जो तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हैं उनको मेंटेन करना ये किसी भी शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इस समय अगर शांतिपूर्वक किस तरह के त्यौहार बीत जाएं या मना लिए जाएं तो जाहिर बात है कि उनका जिक्र होता है और वही मुख्यमंत्री के द्वारा आज उनका जिक्र हुआ। तो मुख्यमंत्री के द्वारा और क्या कुछ कहा गया इस दौरान, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था।
तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्यौहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने की पक्षधर हैं। हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। आप कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये तो पता लगता है इतनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मिलवाएंगे। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, उत्तराखंड पे यमकेश्वर पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर जो बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं उसके मायने क्या समझे जाएं, और आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मनोज पोरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। मनोज पोरवाल जी, आपका भी स्वागत है। गरिमा दसौनी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। गरिमा दसौनी जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका भी स्वागत। और संजय राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा जी, आपका भी स्वागत है। संजय सिंह जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि मुख्यमंत्री आज गए तो उत्तराखंड के दौरे पर हैं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की इन तमाम स्थितियों को लेकर के चर्चा की, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे किया कि आप देखिए 25 करोड़ की आबादी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो पर्व त्योहार हैं बड़ी शांति के साथ संपन्न हुए, और ये सब आपसी कन्वर्सेशन और बातचीत के जरिए ही संभव हो पाया है। इस स्टेटमेंट को किस तरीके से आप देखते हैं और इसके क्या मायने समझे जाएं? आपका पहला रिएक्शन संजय जी मैं इस पर चाहूंगा। सौहार्द एवं सकारात्मक इसको संवाद समझे आप, और ये पूरे देश के अंदर ये संवाद जानी चाहिए। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, और सबसे ज्यादा जो ये कही जाती थी कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, धार्मिक विवाद होता है, यहाँ पर लड़ाइयां होती हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को साबित कर दिया कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाए, अच्छे से संवाद की जाए, तो चाहे आबादी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हर धर्म के लोग समझते हैं तो किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा होना संभव नहीं है जी। अब आप ये देखिए कि उन्होंने पहले ही शब्द में कहा कि आस्था उनका मुख्य विषय है, और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं, उन्होंने ईद को बहुत खुशी के साथ मनाया, और कहीं किसी के साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ जो आपस में लड़ाई हो, आपस में रंजिश हो। हमें लगता है कि सौहार्दता का ये, और आज सबसे बड़ी बात है कि आज अक्षय तृतीया भी है, और परशुराम जयंती भी है, और आज ईद भी है, और ये तमाम सभी धर्मों का आज वो एक तरीके से उत्सव है, और सभी उत्सव को एक नियम और कानून के कायदे में करते हुए एक तरीके से आज पूरा दिन मनाया गया, खुशी मनाई गई।
और कहीं भी कोई भी दंगा नहीं हुआ। ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को पूरे देश के अंदर लागू करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी किसी भी तरीके का भावना का जन्म नहीं होना चाहिए जो कहीं न कहीं द्वेष को पैदा करे। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निरंतर लगता हुआ ये आरोप जो विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है कि तुष्टीकरण करके हर जगह सांप्रदायिक दंगा कराने का रोल उनका होता है। इस बार तुष्टीकरण कराने में कहीं न कहीं वो समर्थ नहीं हो पाए, एक कड़े प्रशासन का सामना करना पड़ा और एक सौहार्दता के साथ तीनों आज उत्सव को मनाया गया। हम समझते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में योगी आदित्यनाथ जी के कर्मों का ये एक बहुत बड़ा जीत है। ठीक है। 1000 लाउड स्पीकर हट जाना लोगों के बीच जो बरसों से चला रहा था, आप ये सत्य है, मेरे पास भी एक मंदिर है, हम लोग वहां काम करते हैं। एक बच्चा तैयारी कर रहा था एग्जाम का, उसने बहुत पहले आके कहा कि अंकल हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहां पे लाउड स्पीकर हट गया, आज तक हटा हुआ है। सच्चाई है, कोई वृद्ध जन है, कोई बीमार है, कोई कहीं पे पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक साधारण डेसिबल होता है, उस डेसिबल के अंदर हम अपने उत्सव को मनाए, हम अपनी खुशियां दूसरों को तड़पा के नहीं कर सकते हैं। और सभी मुस्लिम भाइयों ने इसको फॉलो किया। ठीक है, मनोज पोरवाल जी, आस्था का सम्मान, लेकिन दूसरों को अगर कोई परेशानी होगी तो फिर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कैसे देखते हैं इसको आप? आपका कहना बिल्कुल सही है और मेरा भी मानना है कि परमात्मा की पूजा करना सबसे बड़ा पूजा का कर्म यह है कि किसी आत्मा को कष्ट ना पहुंचे। परमात्मा तभी प्रसन्न होगा कि सामने वाले किसी आत्मा को कष्ट ना पहुंचे। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो लाउड स्पीकर वाला मैटर है, और ये इससे वास्तव में धर्मात्म नहीं, धर्म के लोगों को दिक्कत थी, उनकी आवाज कहीं कुरान की जाती थी, कहीं हनुमान चालीसा जाती थी, उसको दिक्कत थी। लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई के बोर्ड एग्जाम में जब दिक्कत होती थी तो वो तो बहुत अच्छा रहा कि जो भी है एक लिमिट में मंदिर के भीतर या मस्जिद के भीतर तक रहेगी। ये तो बहुत स्वागत कदम है, इसके लिए स्वागत करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की बात हम कह रहे हैं कि आज सबसे बड़ा पर्व ईद और परशुराम जयंती दोनों अच्छे तरीके से मनाई गई। हमने भी दोनों जगह शामिल हुए, ईद में भी शामिल हुए, परशुराम जयंती भी शामिल हुए, लेकिन लगा यही भाईचारा जो है महात्मा गांधी जी का था, यही भीमराव अम्बेडकर का सपना था, यह सपना साकार हो रहा है कि दोनों लोग, सभी समुदाय, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में रहें और यही वातावरण में रहना चाहिए। मैं आपको बधाई दे रहा हूं सर। चलिए, गर्मा दसौनी जी, आपका भी मैं रिएक्शन चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही कि भाई देखिए, आस्था का सबका सम्मान है, लेकिन वो आस्था किसी दूसरे का परेशानी का कारण ना बने, इसके लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को आप? सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड दौरे पे आए हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आखिर ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपना पूरा भाषण या पूरा उद्बोधन धार्मिक आस्थाओं के चारों तरफ एक राजनीतिक व्यक्ति, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो मैं उनको कहूं क्या, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ हैं तो एक संत हैं और राजनीति में दखल रखते हैं, तो राजनीतिक व्यक्ति भी हो गए, धार्मिक व्यक्ति भी हो गए। तो यहां अगर उनको हम मुख्यमंत्री के रूप में अगर इस डिबेट में हम ले रहे हैं तो राजनीतिक, मुझे लगता है, भूमिका में ले रहे हैं। और राजनीतिक भूमिका में अगर ले रहे हैं तो राजनीतिक व्यक्ति के भाषण धार्मिक आस्थाओं के चारों तरफ इर्द गिर्द क्यों उसका ताना बाना बुना गया, ये अपने आप में हतप्रभ करने वाला है। उत्तराखंड आए थे, संजय जी थोड़ा सा संयम रखिए, हम लोगों ने बहुत लंबी आपकी तकरीर सुनी, मैं तो अभी बोलना शुरू ही हुई हूं कि आप उंगली उठाने लग गए। देखिए, उत्तराखंड आना उनका तब साकार होता या सार्थक होता जब वो बताते कि 28 नवंबर 2021 को जो वादे यहां उत्तराखंड की जनता से किए गए थे परिसंपत्तियों के बंटवारे का, उसमें आप कितने कदम आगे बढ़े। हमारी जितनी उलझने हैं उत्तराखंड क्योंकि उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अविभाजित उत्तर प्रदेश था, और आज जब हमारा राज्य बन गया, आज 22 सालों बाद भी हम क्यों करा रहे हैं, हम क्यों अपने बड़े भाई के सामने एक याचक की स्थिति में हैं, हम कटोरा लेकर उनके सामने बार बार खड़े हो जाते हैं कि हमारा सामान, हमारी संपत्ति हमें वापस कर दो। वो क्यों नहीं? मेरे पास एक लेख है जो 2 दिन पुराना लेख है और मैं आपको बताना चाहती हूं, इस लेख में लिखा है कि 28 नवंबर को लखनऊ में तय फैसलों के अनुसार उत्तर प्रदेश को 2 महीने के भीतर सिंचाई विभाग के भवन, जमीन हस्तांतरण और जलाशय व नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति जारी करनी थी। लेकिन आज
28 नवंबर से देखिए, हम अप्रैल के महीने में खड़े हैं या मई 2 तारीख में खड़े हैं, तो आप बताइए मुझे कि हम कहां तक बढ़े हैं। ये जस का तस है मामला, जो 2 महीने में वादा किया गया था। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अभी मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है परिसंपत्तियों की, जो हमें दी जानी चाहिए थी उत्तर प्रदेश से, और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये भ्रामक बातों की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि आप अपने गृह जनपद आए, आप अपने गृह राज्य में आए, तो आप बताएं कि आप। लेकिन दसौनी जी, अभी तो परिसंपत्तियों पर चर्चा होनी है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो मौजूद हैं, आज तो उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया, एक संबोधन था जिसमें उन्होंने इन बातों को कहा। अब बैठेंगे तो इस पर भी निर्णय होगा। और आप 2 महीने का जिक्र कर रही हैं, उसके बाद फरवरी में ही चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, तो अब वो आगे तो एक्सटेंड होना ही था ना। नहीं, वही तो मैं कह रही हूं, आज भी स्थिति 5 या 6 महीने बाद भी जस की तस स्थिति है। और ये स्थिति पिछले 22 सालों से है भाई साहब। ये बता दूं मैं आपको, पिछले 22 सालों से हम अपनी परिसंपत्तियां मांग रहे हैं। 22 साल में तो कांग्रेस भी रही ना भाई, उत्तराखंड के अंदर तो आप लोग भी रहे। नहीं, हम रहे, कितने कदम बढ़े आप लोग। उत्तर प्रदेश है ना, एंकर महोदय, समझना होगा। नहीं, मैं जान रहा हूं कि उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप दोबारा रिपीट ये अब हुए हैं ना। लेकिन उसके पहले तो आप 22 साल का जब जिक्र करेंगे तो और सरकारें भी यहां पर थी। पर संपत्तियों का विवाद जो 22 साल से आप कह रही हैं कि नहीं हो पाया, वो आप ये चाह रहे हैं कि भाई 22 महीने में हो जाए, तो थोड़ा वक्त दीजिए, हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए एंकर महोदय, जब डबल इंजन की सरकार मांगी जाती है, ट्रिपल इंजन की सरकार तो आप ये मान रही है ना गर्मा दसौनी जी कि डबल इंजन की सरकार मतलब काम करती, इसलिए आपकी अपेक्षाएं हैं कम से कम उस सरकार से। मैं नहीं मांग रही हूं, मैं ये कह रही हूं जब भाजपा तो फिर 22 साल इंतजार किया है, तो अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। आज भी आप देखिए पहुंचे हैं, कल उनका इस पर विषय पर चर्चा मुख्यमंत्री के साथ होनी है। अभी वहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, फिर आप देखिएगा उस पर कितने कदम आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। मैं आप ही के स्टेटमेंट को ऑफिशियल स्टेटमेंट मान रही हूं, और आपने मुझे आश्वासन दिया कि योगी आदित्यनाथ परिसंपत्तियों के बंटवारे में तेजी दिखाएंगे और हमें हमारी संपत्ति मिल जाएगी। तो मैं आप ही के शब्दों को ब्रह्म वाक्य समझ लेती हूं। आपने आश्वासन दे दिया, थैंक यू सो मच। अगर आपके टॉपिक की बात करें तो मुझे लगता है कि जो अजान होती है वो 49 सेकंड्स की होती है और उसमें प्रभु का नाम लिया जाता है। क्या आज 75 साल का हम जो एक जोश और पर्व मनाने जा रहे हैं आजादी का, तो उसमें 49 सेकंड्स की सहिष्णुता भी हमारे अंदर खत्म हो गई क्या? उतना सब। लेकिन अजान में क्या कहा जाता है, उसका अर्थ पता है आपको? प्रभु का नाम लिया जाता है। या आपको मुगालता होगा, मुझे नहीं है। नहीं, ठीक है। तो गरिमा दसौनी जी, मुझे लगता है कि शायद आप उसको पढ़िए और उसका मीनिंग क्या है उसको समझिए। संजय राणा जी, संजय राणा जी, नहीं, आप समझिए ना, आप समझिए, आपको समझना चाहिए, प्रवक्ता है, आपको समझना चाहिए। मैं आपके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप उसको एक बार समझिए कि क्या है। संजय राणा जी, ये योगी 2.0 के अंदर कुछ बदला हुआ क्या आपको लग रहा है, या मुख्यमंत्री का ये जो स्टेटमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे तरफ से सभी लोगों को चतुर्थी की प्लस मुबारक। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पूरे समीकरणों को देखेंगे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश इस तरह से एग्जाम्पल बन चुका। आपने देखा कि जिस तरह लोगों ने, दोनों पक्ष के लोगों ने समावेश बनाया, किस तरह मिलके काम किया, फेस्टिवल शांतिपूर्वक मन रहे हैं, लाउड स्पीकर उतर गए, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। हमें लगता है कि देश में ऐसा पहला प्रदेश होगा जिसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं, और कितने प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने अपना त्योहार मनाया और अपने एक दूसरे से मिले और कोई कुछ नहीं हुआ। आते हैं बात इस पे उत्तराखंड, मेरी आवाज इको हो रही है। जी संजय जी, मुझे ठीक है, मैं उसको सही करवाता हूं। मुझे लग रहा है शायद किसी ने अपना स्पीकर ऑन रखा होगा। अगर किसी का स्पीकर ऑन है तो उसको कभी ऑफ कर लें। संजय जी, अपनी बात रखें आप। जी, अभी उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो फिर वही आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है, तब तक मैं सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील कौशिक जी, आपसे भी मेरा यह सवाल है, क्या कुछ बदला है योगी 2.0 के अंदर? ये मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है उत्तराखंड के अंदर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, बिल्कुल निश्चित तौर से बदलाव हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस की नेता कह रही थी शायद कि आज राजनीतिक बात, जब धार्मिक कार्यक्रम कोई है तो धार्मिक बात होगी, और धार्मिक व्यक्ति के साथ साथ वो किसी इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कोई उपलब्धि के साथ ऐसी चीजें की हैं जिसका संदेश जा रहा है, तो निश्चित तौर से वो उसकी वाई लूटने का काम करेंगे। कोई विपक्ष तो करेगा नहीं, कोई और राजनीतिक दल तो करेंगे नहीं। और धार्मिक व्यक्ति होने के नाते जब वो राजनीति में आए हैं, कई बार के सांसद
रहे हैं, दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो राजनीतिक बात नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने एक और कहा, 49 सेकंड की सहिष्णुता क्यों देश में खत्म हो गई। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यदि ऐसे कुछ लोगों को दिखता है कि नहीं सहिष्णुता 49 सेकंड की होनी चाहिए थी, तो निश्चित तौर से ये कमी हुई है कि उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष क्यों नहीं रखा। और दूसरी बात, हमारे देश में तो कभी भी अपील की जा सकती है। यदि उस सुप्रीम कोर्ट ने जो 2005 में आदेश किया, जिस बात को लेकर के जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ताकत लगाकर के भाई को लूटी है, उसकी अपील दोबारा जो लोग हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है, जो आपने आदेश किया उसको उस पर पुनर्विचार किया जाए, और कुछ ऐसे तथ्य उनके पास हैं तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखें। दूसरी बात जो और एक और उन्होंने कहा पर संपत्तियों का बंटवारा का, मुझे लगता है एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री यूपी के हुआ करते थे, तब ये सारी चीजें उत्तराखंड का हुआ और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, फिर उसके बाद एनडी तिवारी पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने, तब से लेकर के 22 साल हो गई हैं। इतनी जल्दी सारी चीजें हो जाएं तो मुझे लगता है आसान नहीं होती हैं। कई लोग उसमें, मुझे लगता है कई एनजीओ कोर्ट में भी गए हैं, और उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार 22 साल जल्दी लग रहा है आपको डॉक्टर साहब? 22 साल जल्दी लग रहा है आपको? मुझे लगता है आपको लगता है 22 साल की अवधि जल्दी है? बहुत देर हो चुकी है। एनडी तिवारी, आपने कहा इतनी जल्दी, आपने कहा इतनी जल्दी सब कुछ हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो इतनी जल्दी की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो यही कह रही हूँ कि आज 22 साल बाद भी हम याचक की स्थिति में। अब सुन लीजिए ना उसमें, अब आप थोड़ा धैर्य रखिए। जब आप कह रही थी, अभी कोई कह रहा था कि धैर्य, मुझे सुन लीजिए। नहीं तो आप जल्दी की बात कर रहे हैं ना, इतनी जल्दी नहीं होता। अब ये 7वां 8वां साल चल रहा है भाई, ट्रिपल इंजन डबल इंजन की सरकार को सब्र की भी कोई सीमा होती है। मुझे लगता है 1 दशक और लगेगा, ये आप नोट कर लीजिए, ये अभी होने वाला नहीं है। जो आपके उत्तराखंड के एनजीओ सिविल सोसाइटी के लोग कोर्ट में गए, आप कहिए उनसे अपील वापस ले लें अपनी। आप क्यों नहीं कह रही? जिन लोगों ने उत्तराखंड को अलग करने के लिए आंदोलन किया था, जो दल थे, वो काहे कोर्ट गए हुए हैं? और ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बैठ के वार्ता नहीं की? पहली बार वार्ता हो रही है क्या? मुझे लगता है उत्तराखंड के हर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बैठ के वार्ता की है, और समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पाया कि कहीं ना कहीं अड़ंगा है किन्हीं बातों को लेकर। ये नहीं है कि 2 मुख्यमंत्री के बैठ के बीच के वार्ता होती है, निर्देश हो गया तो हो जाएगा। अभी आपने कहा कि 2 महीने का टाइम सेटलमेंट किया गया था, आज अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, कितने महीने हो गए? तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं ऐसी अड़चनें अब भी हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य प्रकरणों को लेकर के जो अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा और उत्तराखंड के साथ जो बंटवारे की स्थितियां हैं, मुझे लगता है वो दिखाएं तो जल्दी हो सकता है। लेकिन इतना आसान, क्योंकि मैंने वो प्रकरण देखे हैं, उन प्रकरणों पे मैंने स्टोरी की है, इसलिए मुझे पता है कि कहां चीजें लंबित है, कहां चीजें पेच फंसे हुए हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जब राजनीतिक कोई बातें होती हैं तो राजनीतिक तरीके से सुलझाई जा सकती है, और जब कोर्ट में मामला चला जाए तो मुझे लगता है कि सरकार को भी ये अधिकार नहीं है कोर्ट के प्रकरण में जाके दखल दे। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में जाकर के प्रकरणों में कोर्ट में भी लंबित हैं, और मुझे लगता है कि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ 7 से 8 ऐसे विभाग हैं जिनकी सहमति, जिनकी एनओसी आवश्यक है। तो वो कैसे होंगी? और दूसरा, जो लोग कोर्ट गए हैं वो कोर्ट में क्या वापस लेंगे, या कोर्ट के समक्ष ही इन सारी चीजों का बंटवारा होगा? वो सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। अब ये आप नहीं कह सकते केंद्र में भी आपकी सरकार है। कभी कभी पेच ऐसा फंस जाता है कि कांग्रेस की सरकार किसी प्रदेश में है, दूसरे में बीजेपी की सरकार है, और राजनीतिक रूप से कोई राजनीतिक दल इसका फायदा ना उठा ले, तो अब वो कहने को बीजेपी के पास नहीं बचा है कि केंद्र में और दोनों प्रदेशों में आपकी सरकार है। कहीं पेच फंसने की गुंजाइश अब नहीं बचती है। इसलिए बीजेपी से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी जो प्रकरण है वो समस्याओं का समाधान एक टेबल पे आकर के हो जाए, और मुख्यमंत्री के लेवल पे नहीं। मुझे लगता है कोई वरिष्ठ कमेटी भी बनानी पड़ेगी और उसमें केंद्र के लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तब मुझे लगता है कि उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी लगभग, आप मानिए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, दोनों की उत्तराखंड में सरकारें रही हैं, और इतना आसान बंटवारे का फॉर्मूला होता तो अब तक ये लंबित न होता। तो ये आप मान के चलिए कोई ना कोई उसमें पेच है। दूसरी बात, जो अजान को लेकर के कहा गया, अजान को लेकर के मंदिरों के भी लाउड स्पीकर उतरे हैं।
मस्जिदों के भी लाउड स्पीकर होते हैं, और हिंदुओं की तादाद इस प्रदेश में, देश में संख्या ज्यादा है, और मैं कहूंगा कि बड़े भाई के रूप में हिंदुओं के आगे आना पड़ेगा संदेश देने के लिए कि हम अपने लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, अब आपको भी उतारना पड़ेगा। तो एक सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से एक मुझे लगता है कि मानसिक प्रेशर भी दूसरे समुदाय पर होगा कि जब वो सब लोग आगे आ रहे हैं तो हम पीछे कैसे हो सकते हैं। समाधान दोनों तरफ से होना चाहिए, और ये कहीं लगेगा राजनीतिक रूप से कि नहीं केवल मुस्लिमों को ही टारगेट करके किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट करके नहीं किया जा रहा है, तो फिर राजनीतिक बातें होंगी। बिल्कुल, और जो ठीक है। मुख्यमंत्री ने पिछली बार मीटिंग में कहा, इस बात को कहिए कि सारे नहीं, वो जरूरी भी था, और इसलिए देखिए मुख्यमंत्री ने जो बात कही है इसीलिए उसके कुछ मायने हैं, और मुख्यमंत्री ने अगर बात कही है तो जाहिर बात है उस पर चर्चा भी होगी। संजय राणा जी, आपका भी रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। जैसे हमारे भाई वरिष्ठ सुनील भाई साहब बता रहे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने सही कहा है कि जब जमीन बंटवारा या कोई भी चीज का बंटवारा जो पेंडिंग है, कुछ चीजें कोर्ट में है, और कोर्ट में अगर कोई चीज चली जाती है तो वो दो सरकारें नहीं कर सकती, वो सेटलमेंट कोर्ट के जरिए ही होगी। तो हमारी मित्र जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, शायद उनको पता नहीं है कि चीजें लंबित है, कानून की प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट के अंतर्गत ही कार्यक्रम होंगे। तो उसमें तो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, नहीं देना चाहता, बिकॉज सुनील भाई ने सब कुछ बता दिया। रहा योगी आदित्यनाथ जी का विजिट और उनके जो पूरा उन्होंने अपना चीजें बताई, देखिए अच्छा है कि मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट डिवीजन पास होता हूं तो मैं बताने में बड़ा गर्वान्वित फील करूंगा कि मुझे 99% नंबर आया है। उसी तरह जो आदमी 25 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है और उतनी अच्छी तरह गवर्नेंस कर रहा है, इतनी अच्छी तरह प्रदेश को चला रहा है, सारी चीजों को मैनेज करके चल रहा है, सब लोग का समावेश बना के चल रहा है, तो वो चीजों को बोलने में गुरेज क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो अपनी चीजों को बता रहा है और बहुत अच्छी बात है। आप देख लीजिए आज ही के दिन जोधपुर में क्या हुआ, आप देख लीजिए दूसरी जगहों पे क्या हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना हुई थी? नहीं हुई है। ये तो अच्छा लीडरशिप दिखाता है कि एक लीडर है जो नेतृत्व करने की क्षमता है और सबको लेके साथ चल रहा। देखिए ये कहना करना, ये कह भी रहे और कर भी रहे और करके दिखा भी रहे। ऐसा नहीं कि उसमें मुसलमान भाइयों का योगदान नहीं, उनका भी पूरा योगदान है, वो भी अपने लोग सामने आ रहे हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। देखिए बाकी चीजें पॉलिटिक्स होती रहेंगी, पॉलिटिक्स अलग चीज है और सच्चाई अलग चीज है, तो पॉलिटिक्स और चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। आप आरोप लगा सकते हैं, विपक्षी पे सरकार पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आज के दिन में जब से 25 तारीख से सरकार बनी है आयुष जी, ये सरकार पे कोई भी आरोप लगाने का हमें नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट विपक्ष के पास है जिसको वो खड़ा कर सके आज के दिन में। ये इस तरह की बातें करते रहते और करने इससे योगी आदित्यनाथ जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये समझने की जरूरत है 1994 में उन्होंने योगी बने थे और 5 साल बाद अपनी माँ से मिल रहे हैं। एक दूसरे ढंग का चीज है, वो अपने माँ से बेटे का मिलना जब होता है, अपने गाँव जाना होता है। चलिए संजय राणा जी, मैं आपको भी इस बीच रोकूंगा। इस बीच कुछ सीधी तस्वीरें आ रही, पहले दर्शकों को वो दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं, वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चूंकि 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में हैं, यमुकेश्वर पहुंचे हुए थे और पंचूर पहुंचे हैं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांव है जहां पर मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होना है। कुछ पारिवारिक कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी आज। हालांकि आपको पता है कि अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया और उसके बाद संबोधन में भी आपने देखा मुख्यमंत्री पुरानी बातों को याद करते हुए भावुक हुए और उसके बाद उन्होंने कई और बड़ी बातों का जिक्र किया जिस पर अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन अब ये तस्वीरें, चूंकि सीधी तस्वीरें हैं, पंचूर जो कि पौड़ी में है और वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पैतृक आवास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और यहां पर पारिवारिक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसके पहले यहां पर क्या तैयारियां हैं वो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं, 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज यमुकेश्वर में, फिर उसके बाद पंचोर पौड़ी पर और उसके बाद कल हरिद्वार में भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बातें कही यहां पर उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। संजय सिंह जी, मैं आपके पास अब वापस आऊंगा क्योंकि संजय जी जो बात यहां पर उठी और गरिमा जी ने जिन बातों को कहा उस पर निगाहें हैं सबकी। पर संपत्तियों को लेकर के जो प्रकरण 22 सालों से हम लोग देख रहे हैं उस पर कितने कदम आगे बढ़े, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अब उनको एक राजनीतिक तौर पर देखें या फिर उनको एक धार्मिक शख्सियत के तौर पर देखें, वो वहां पर धार्मिक बातों पर फोकस क्यों थे, इसको लेकर के भी सवाल उठाया। संजय सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक संपत्ति की बात है, अभी कौशिक साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कुल 24 केसेस लंबित हैं इसको लेकर, संपत्ति के बंटवारे को लेकर। और ऐसा नहीं कि किसी सरकार ने पहल नहीं किया, इनको शायद मालूम नहीं होगा, खुद नारायण दत्त तिवारी जी ने भी पहल किया था, लेकिन वो अपने ही राज्य के कुछ एनजीओ से लेकर वो उलझ गए थे
और उसमें उनका टाइम पूरा बर्बाद हुआ। तो ऐसा बात नहीं है, इनको शायद इसकी पूरी जानकारी नहीं हो। उसके बावजूद भी एक और बात बता देना चाहता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी 90% संपत्ति का विवाद का सॉल्यूशन, समाधान हो चुका है। और जब ये दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे तो इसका लाभ उत्तराखंड निवासियों को मिलेगा। और इस यात्रा के बाद आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ लाभ अब देखिए मिलेगा। और संजय सिंह जी, भी आपकी हमें बात लगता पे है गरिमा कि जी हंस रही हैं। आपने कहा वो 90%। हंसेंगी, सुनिए, वो हंसेंगी। इसका कारण है कि वो चाह रही है कि जो हम नहीं कर सके, अब योगी आदित्यनाथ जी आए और मेरे इनके सवाल का जवाब मिल जाएगा तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आना लाजमी है। और दूसरी बात, मैं कुछ कह सकती हूँ जी जी प्लीज? गरिमा जी, मैं आऊंगा, एक बार कंप्लीट हो जाए इनकी बात। एक बात गरिमा जी खत्म कर लो। दूसरी बात, राजनीति एक समुद्र है जिसमें एक प्रोफेशनल नदी के सहारे आता है, जिसमें एक संत आता है सहारे, हर तरह के लोग, एक व्यवसायी आते हैं, एक नौकरी पेशा वाले आते हैं, एक किसान आता है, मजदूर आता है, और उस समुद्र में आता है। जब वो समुद्र में आता है तो वो पूरे राज्य की राजनीति करता है। और जब राज्य की बातें करता है, राज्य के विकास की बातें करता है, राज्य में सौहार्दता की बातें करता है, तो सवाल करने का कोई अधिकार नहीं होता है। वो अपने पोशाक में भले ही हो, वो अपने पोशाक में भले ही इस चीज को लेकर चल रहा हो कि वो साधु संत है, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का एक रास्ता देने वाले, एक व्यवस्था देने वाले, एक मुख्य व्यवस्थापक भी हैं। तो स्वाभाविक है कि एक उत्तर प्रदेश जहां सुखों के लिए जाना जाता था, और इतना बड़ा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इंप्लीमेंट कर देना और एक भी विवाद कहीं से नहीं आना, हमें लगता है कि ये पूरे भारत के हर प्रदेश में इस बात की चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम के मस्जिद से ये लाउड स्पीकर नहीं हटे हैं, छोटे छोटे मंदिर में जहां जहां लाउड स्पीकर लगे थे वहां से भी हटाए गए हैं। और बहुत जगह लाउड स्पीकर का डेसिबल 20 डेसिबल से कम किया गया, जिससे कि किसी को शोरगुल सुनाई न दे। आवाज सुनना और शोरगुल सुनना के फर्क जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, उसको बजाते फॉलो किया गया। हमें लगता है कि ये वाकई एक देश के अंदर बहुत बड़ी सफलता है। राजस्थान की तरह ईंट पत्थर और हत्याएं नहीं हुई, यहाँ पर सौहार्दता के साथ हिंदू मुस्लिम ने अपना अपना त्योहार मनाया। तो इसकी तारीफ होनी चाहिए और इनको खुद भी करनी चाहिए, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बहन को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये ठीक है, लेकिन उत्तराखंड संपत्तियों के का विवाद का जो निपटारा है वो कर देंगे तो मुझे लगता है शायद गरिमा जी आपकी तारीफ भी कर देंगे। मनोज जी, चूंकि अभी आपसे जब मैंने सवाल पूछा, गरिमा जी मैं आऊंगा, एक सेकंड पहले मनोज जी का मैं रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। मनोज जी, मुझे बताइए, आपने कहा कि आप तो साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस तरीके से किया। सवाल फिर ये भी है कि आप लोग ये काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 2005 में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है तो भाई आप लोगों को कर देना चाहिए था, उस बीच में आपने भी सरकार चलाई। और दूसरा, क्या आप ये मान रहे हैं कि कोई ऐसी मजबूरी थी जिस वजह से आप लोग खुलकर के इस निर्णय को भी इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए? मनोज जी। मनोज पुरवाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आई आवाज। मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाए? और अभी आपने कहा कि चलिए आप तो धन्यवाद करते हैं, इन लोगों ने करवा दिया, क्या मजबूरी थी फिर आप लोगों की? मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल से आप भागना चाह रहे हैं? मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बड़ा कठिन प्रश्न चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। गरिमा जी, क्या कहना चाह रही थी, बात रखें अपनी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संजय कुमार जी ने एक बड़ा तोहमत लगाई मेरे ऊपर, ये कहकर कि शायद इनको जानकारी नहीं है, गरिमा जी को, कि उत्तराखंड की कितनी लंबित परिसंपत्तियां हैं। तो संजय कुमार जी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 4th जनरेशन कांग्रेसी हूं और कांग्रेस क्या, राजनीति को बहुत नजदीक से निगाह बनाकर देखती हूँ। और अगर मेरा पूरा बायोडेटा आपको चाहिएगा कि मेरे परिवार के कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किस किस पद पर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं बिना तैयारी के किसी डिबेट में बैठती नहीं हूँ। परिसंपत्तियों की एक लंबी फेहरिस्त, बहुत लंबी फेहरिस्त मेरे पास है। जो आपने कहा 90%,
बंटवारा हो चुका है, केवल 10% रह गया है। तो मुझे इसके उलट ये लगता है संजय कुमार जी कि आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में चल रहे परिसंपत्ति विवाद के बारे में एक आयोटा भर भी जानकारी नहीं है। आपने कॉपी पेस्ट कर दिया जो डॉक्टर सुनील कौशिक ने कहा। डॉक्टर सुनील कौशिक से और आपसे दोनों से मेरा सवाल है, अगर एनजीओज का पेच बीच में फंसा था तो फिर डॉक्टर योगी आदित्यनाथ को क्या फोर्सफुली कहा गया था कि वादा करिए 2 महीने के अंदर आप वापस करेंगे हमारी परिसंपत्तियां? किसी ने फोर्स तो नहीं किया था वादा करने के लिए उत्तराखंड से। एनजीओ का पेच तब भी फंसा था और आज भी फंसा है, और ये आप लोग फंसा रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब साथ में संयुक्त प्रेस वार्ता करी, तब ये एनजीओ का पेच हमको उत्तराखंड वासियों को समझाया नहीं गया था। हमको सीधे सीधे वादा किया गया था तो कि 2 महीने में आपकी परिसंपत्तियां आपको मिल गई थी। अब डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत सारे एनजीओ को बीच में ला रहे हैं, कोर्ट कचहरी को बीच में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको एडवाइजर टू योगी आदित्यनाथ बना देना चाहिए वो, ताकि कोई वादा करने से पहले योगी जी के डॉक्टर सुनील कौशिक। चलिए दसोनी जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, कुछ तस्वीरें हैं मैं दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अपने पैतृक आवास और वहीं की ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और तस्वीरें घर के अंदर की हैं जिस समय आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर बातचीत करते हुए, और पारिवारिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको पंचूर की ये दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और 3 दिवसीय दौरा, जो कि लगातार इंडिया न्यूज आपको बता रहा है, क्योंकि आज पहुंचे मुख्यमंत्री यमुकेश्वर, जहां पर आपने देखा वैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और उसके बाद आपने देखा कि आप अपने पैतृक आवास पंचूर पहुंचे हुए हैं और कल हरिद्वार भी जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। चर्चा में वापस लौटते हैं। दसोनी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। जहां तक योगी जी के धार्मिक होने का, राजनीतिक होने का प्रकरण यहां पर चल रहा था, मुझे योगी आदित्यनाथ एक पूरी तरह से कंफ्यूज व्यक्ति लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि एक व्यक्ति संन्यास तब लेता है जब उसे सामाजिक परिवेश से और पारिवारिक परिवेश से विरक्ति हो जाती है। एटलीस्ट इतना ही हमको समझाया गया था कि संन्यास लेने का। 1 मिनट संजय कुमार जी रुक जाइए, बेफजूल की बातें आपकी बातें बेफजूल की नहीं थी। सारे के सारे योगी आदित्यनाथ की स्तुति करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, पैनल बनाकर छांट कर योगी स्तुति करने वाले लोगों को पहले केवल हनुमान चालीसा होती थी, यहाँ योगी चालीसा सुनने को मिल रही है पूरा 1 घंटे की डिबेट में। नहीं, हम भी तो सहन कर रहे हैं ना, हम भी तो टॉलरेट कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे से योगी स्तुति सुन रही हूँ मैं भी, तो कभी संजय राणा के रूप में, कभी संजय कुमार के रूप में, कभी डॉक्टर सुशील के रूप में सुनने को मिलता हूँ। मैं भी तो योगी स्तुति सुन रही हूँ, प्लीज बियर विद मी, मुझे भी सहन करिए। मैं भी तो सहन कर रही हूँ, मैं भी तो सहन कर रही हूँ, मैं भी तो सहन कर रही हूँ, मैं भी तो सहन कर रही हूँ। संजय कुमार जी, सब्र तो रखिए, इतनी सहिष्णुता कम से कम हिंदुस्तानियों में होनी चाहिए कि विपक्ष की बातें सुन सके। भाषा नियंत्रण तो रखिए। नहीं, मैंने क्या गाली दे दी जो आप सहन नहीं कर पा रहे? मैंने कौन सी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोल दी जो सहन नहीं कर पा रहे? क्यों इतना उछल रहे? ये मटरिंग का दूसरा नमूना है क्या? नहीं, ये मक्खनबाजी का दूसरा नमूना है क्या? क्या खूब योगी जी के लिए पक्ष में बोलते जाओ, विपक्ष को चुप करा दो तो योगी जी के नंबर बढ़ जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री के लिए कुछ मत बोला कीजिए। जाइए, आपको 10 में से 10 दिए नंबर। बटरिंग के मामले में, मक्खनबाजी के मामले में 10 में से 10। पप्पू के लिए ये है आपका सम्मान देने का तरीका। मेरे नेता को पप्पू बोल रहे हैं, कम से कम योगी आदित्यनाथ को गाली नहीं दी। मैंने योगी आदित्यनाथ को गाली नहीं दी। आपकी ये गलत बात है, अगर कोई राष्ट्रीय नेता को आप पप्पू बोल रहे हैं, ये आपकी बहुत गलत बात है। अगर उन्हें योगी जी कह रही है ना मैडम, आप पप्पू जी क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप राहुल गांधी जी, आप लिखिए, राहुल जी से कहिए। ये आपका सम्मान है, ये सिखाया जाता है अपनी पार्टी में आपको। चलिए ठीक है, अब देखिए आप लोग आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, पर संपत्तियों की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री के दौरे की बात हो रही थी और आप लोग आपसी प्रत्यारोप में उलझ गए। एक सेकंड, चलिए ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। अरे संजय सिंह जी शांत हो जाए। गरिमा जी ठीक है, अब आपसी आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं ना। संजय राणा जी, मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपनी बात को प्रूव कर रही हूँ ना, क्यों कंफ्यूज व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति संन्यास लेता है क्योंकि पारिवारिक परिवेश से और सामाजिक परिवेश से उसको विरक्ति हो जाती है। फिर
वो राजनीति में प्रवेश करता है ऐशो आराम के लिए, या जो भी प्रशासक के रूप में, या अपनी वाहवाही या अपनी पीठ जिस तरह से आज थपथपाते हुए देखे गए। बाकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा था, मंच से वही माइक से प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे देखे मैंने 25 करोड़ के लोगों को लगाम खींच के नकेल खींच कर रखा हुआ है। तो आप भी प्रशंसा कर लीजिए ना गरिमा दसोनी जी, भाई कुछ करेंगे तभी तो प्रशंसा होगी ना। मैं वेरी गुड कह रही हूँ एंकर महोदय। मैं आप गरिमा दसोनी जी आप भी करिए प्रशंसा, उसमें क्या दिक्कत तो है? ना बनिए, आप तो पार्टी ना बनिए, आप सुन तो लीजिए प्रभु। तो कहने का मतलब है कि अब आप वापस प्रशासक के तौर पर अगर कुछ अच्छा होगा तो उसको तो बताया जाएगा। भाई 25 करोड़ की आबादी में पर्व त्योहार अगर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया तो वो मुख्यमंत्री नहीं बताए इस बात को। एंकर महोदय सुन तो लीजिए, वो व्यक्ति जो अपने पिता का दाह संस्कार करने नहीं आया, आज वो फिर परिवार में वापस लौट गया। यानी कि सन्यासी कहें या मुख्यमंत्री कहें। चलिए ठीक है, अब ये आप ये आरोप लगा रही हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप लगाते रहिए आरोप, ठीक है संजय राणा जी, ठीक है, चलिए सही है। मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं, इसलिए मैं इसके अलावा अलाउ नहीं करूंगा। आपने बताया, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपकी बारी खत्म। ठीक है, एक सेकंड संजय राणा जी, वेद पुराणों के हिसाब से उस पुत्र ठीक है संजय राणा जी, ठीक है, अब आप उसको वेद पुराण हर तरीके से हर कसौटी पे खड़ा करिए, आप उसको हर कसौटी पे कसिए, ये आपकी अपना व्यक्तिगत आपकी सोच है संजय राणा जी। नहीं ठीक है, आपने प्रूव कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप दूसरे लोग को सुन लें, आपने प्रूव कर दिया, अपनी बात को भी आपने कंप्लीट कर लिया संजय राणा जी, ठीक है। अब दसोनी जी सुनिए, गरिमा दसोनी जी आप सुन लीजिए, आप सुनिए संजय राणा जी। देखिए आयुष जी, प्रॉब्लम बताएं कांग्रेस के साथ क्या हो गया है कि ये भोपू के साथ हो गया है। जहां अभी देखो दो ही हो रहा है, भोपू बज रहा है या कांग्रेसी प्रवक्ता चिल्लाए पड़े, चाहे किसी डिबेट में चले जाइए, ये सिर्फ चिल्लाते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, आप माला लीजिए ना रुद्राक्ष की और योगी जपते रहिए। बिल्कुल करेंगे, मैं हिंदू हूँ और माला पकड़ूंगा। हिंदू का क्या मतलब है? महंगाई और बेरोजगारी, मैं टोपी नहीं लगाऊंगा वोट के लिए। एक वरिष्ठ बिल्कुल टोपी नहीं लगाऊंगा जालीदार वो आपके लिख लिए। रहे हैं कि मैं आपकी तरह जालीदार टोपी नहीं लगाऊंगा। मैं नेपाल में शराब नहीं पीऊंगा, मैं नेपाल में पार्टी नहीं करूंगा, मैं देश में रहता हूँ, देशभक्त हूँ, मैं गर्व है अपने देश में, मुझे गर्व है हिंदू होने पे और मैं ऐसा करता रहूंगा। आपको तकलीफ है तो बनते रहिए, तकलीफ मुझे नहीं बनना है। मैं अपने घर की इज्जत करता हूँ, दूसरे घर की भी इज्जत करता हूँ। आपको दूसरे घर की इज्जत करनी है, अपने घर के अपमान करके आप करते रहिए, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। देखिए बहुत बढ़िया अफीम चटाई है भैया, बहुत बढ़िया अफीम। तुम्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, नहीं ऐसा करिए, चाइना बना दे, नेपाल में जाके पार्टी कर ले, मोदी जी, हम जाके वहाँ पे बियर पी ले, हम इटली चले जाए, हम स्विट्जरलैंड चले जाए, देश को बेच दे। क्या चाहती हैं आप? बेच खाई हो, आपको एक कुछ भी विवेक नहीं है आपके पास। आप शांत रहिए। अर्थव्यवस्था आपका नाम संजय है नहीं है ना? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे दसोनी जी भाई आप सुन लीजिए, देखिए आरोप आपने लगा दिया, सुनिए, अब सुनने का मौका रखिए, पानी ना हो तो राहुल गांधी जो पीते वो पी लीजिए, खत्म कीजिए बात। देखिए अभी सुनील भाई ने जो पूरी चीजों को प्रकरणों को समझाया था कि दो चीजें, एक है कानूनी प्रक्रिया जो फॉलो हो रही है, जिसमें एनजीओ ने ऑलरेडी केस डाल रखे, एक है जो कानून के बाहर यानी कोर्ट के बाहर है। अरे तो वादा क्यों किए थे योगी जी? कानूनी अरे मैडम, हम टेटवा दबा दिए थे। गरिमा दीदी, अब शांत हो जाओ, ठंडा पानी पी लो, उत्तराखंड की जनता, ठंडा पानी पी लो। शाम के 8:30 हो रहे हैं, आपका टाइम हो गया। मुझे पता है 7:30 बजे सब कांग्रेसी बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। भैया ऐसा है, राहुल गांधी भी बिजी हो गए थे, आप भी बिजी हो जाओ, थोड़ा सुन लीजिए। अरे हो गया, कांग्रेस का हाल हो गया, सब जगह से हो गया। चलिए मेरे पास समय नहीं, आप लोग आरोप के बीच में मुझे चर्चा को भी यहीं समाप्त करना पड़ेगा। शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं उत्तराखंड के दौरे पर, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं उसके मायने हैं और उसको आपने देखा कि किस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ले रही हैं। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना ही।